हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशेवराना तबीयत और तैयारी का नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मौतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फ़ाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है जनाब स्पीकर कि मजबूत दिफा न सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इसी दफाई कुव्वत ने न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ईमान और भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद था, ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खादमैन हरमैन शरीफ के साथ हमारे ताल्लुकात और बरादराना रिश्तों को एक नई और मुस्तहकम बुनियाद मिली है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन साथ ही हमारे लिए एक भारी और मुक़द्दस जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हम पूरे अज़्म और यकीन के साथ सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। हमारे ताल्लुकात में ये अहम तब्दीली हमारी क़ियादत की मरहून मिन्नत है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और हमारी पूरी सफारती और अस्करी क़ियादत यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब स्पीकर, पिछले महीनों में खुदाए बुजुर्गो बरतर ने पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी दिलाई है। मौजूदा दौर की ख़तरनाक तरीन जंग के दौरान अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतबार करते हुए इसे अपने दरमियान एक ईमानदार सालिस के तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान ने इस किरदार को बखूबी अंजाम देने के लिए इंतहाई मुखलिस कोशिशें की हैं जो आज भी जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद पीस टॉक के ज़रिए अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की कोशिश है कि जल्दी एक मुआहदे के ज़रिए खत्ते में देरपा अमन के क़याम को मुमकिन बनाया जा सके और अपनाए हुर्मत से तेल की सप्लाई पहली की तरह बहाल की जा सके। अमरीकी और ईरानी सदूर ने मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बतौर सालिस अहम किरदार की तारीफ़ की है। ये वो फ़कीदुल मिसाल कामयाबी है जिससे कौमों की बरादरी में हमारा एहतराम और वक़ार बढ़ा है और हमारी काविशों को हर सतह और फोरम पर सराहा गया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीद में कमी के लिए जो फ़आल, मुतवाज़न और ज़िम्मेदाराना सफारती किरदार अदा किया है, इसमें हमें अपने अजीम और आज़मूदा हमसाया मुल्क चीन की मुकम्मल हिमायत और हम आहंगी हासिल रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका और मजबूत अमन कोशिशों पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय और गहरी हम आहंगी मौजूद है। जनाब स्पीकर, पाक चीन ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। ये दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। चीन पाकिस्तान का सबसे अहम तजारती शराकतदार है। ये ताल्लुक एक ऐसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो महज हुकूमतों तक महदूद नहीं बल्कि दो अक़वाम के दिलों और तकदीर से जुड़ा हुआ रिश्ता है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हालिया दौरा चीन ने इस शराकतदारी को नई और ठोस जहतें अता की हैं। मैं अब ऑयल प्राइसेस पे बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, अमेरिका और ईरान जंग के असरात पर हमने पहले जिक्र किया है। इस जंग की वजह से पेट्रोल और डीज़ल की बैनुल-अक़वामी मंडियों में कीमतों में कुछ रुबा इजाफा हुआ। हर घर के बजट पर नया और गैर मुतवक्के दबाव आया। यहाँ ये समझना इंतहाई अहम है कि पेट्रोल और डीज़ल की मकामी कीमतें आलमी मंडी की पूरी शिद्दत का इजहार नहीं थी। अगर हुकूमत इस झटके का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर देती तो ये कीमतें इससे कहीं ज़्यादा होती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने 128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी के ज़रिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया। फिर जल्दी सूबाई हुकूमतों की तावन से, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि
کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام متعارف کروایا، جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ایک مستحکم معیشت اور معاشی بفرز کے ساتھ امریکہ ایران جنگ کے بحران میں داخل ہوا۔ اس بحران میں جہاں خطے اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں ایندھن کی قلت، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور ایکسچینج ریٹ میں گراوٹ دیکھی گئی اور ہم سے بہتر وسائل کے حامل بعض ملکوں کو عالمی مالیاتی اداروں کے پاس بھی جانا پڑا، وہاں پاکستان میں حکومت کے بروقت اور مدبرانہ فیصلوں اور مضبوط معاشی بفرز کی وجہ سے ایندھن کو کوئی قلت اور ریشننگ نہ ہوئی، نہ پیٹرول پمپس پہ قطاریں لگیں، نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا اور نہ ہی ایکسچینج ریٹ متاثر ہوا، بلکہ اس بحران کے دوران فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حوالے سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کا ادراک ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر کے آغاز میں پچھلے 2 سالوں کے سفر کا مختصر احاطہ کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے حالات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% تک رہی ہے، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی ہے۔ ایل ایس ایم اور خدمات کی شعبوں کی شرح نمو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ الحمدللہ ہماری معیشت کا حجم $452 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو ہماری معیشت کا ایک نیا سنگ میل ہے۔ جی ڈی پی کے حجم میں اضافے کی وجہ سے ہماری فی کس آمدن پچھلے سال کے $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پالیسی ریٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی اور یہ شرح 22% سے کم ہو کر 11.5% پر آ گئی ہے۔ ہمارے زر معدنیات کے ذخائر میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ 3 سال قبل $4 ارب سے کم تھے اور جو اب بڑھ کر $17 ارب سے زائد ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 3 مہینوں کی درآمد کے لیے کافی ہیں۔ ترسیلات زر بھی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ پچھلی مالی سال کے $38 ارب کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات کا حجم $38 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھر کی ترسیلات $41 ارب سے تجاوز کر جائیں گی، جو کہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ اے بی آر کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح مالی سال 22-23 میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% تک پہنچ چکی ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں ملکی معیشت کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح میں تقریباً 2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج ہمارے مالیاتی استحکام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا مالیاتی خسارہ جون 2023 میں جی ڈی پی کا 7.8% تھا، موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔ 2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4% سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی۔ موجودہ سال کے دوران بھی ایران امریکہ جنگ کے باوجود بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.5% سے کم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطیٰ کی کشمکش ہے۔ انشاءاللہ جنگ کے بادل چھٹے تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔
हमारे मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम की वजह से हमारी मईशत पर आलमी तरक्याती और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ा है और दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज़, फिच और S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया, जिससे हमारी क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम हुई। जनाब स्पीकर, इसी इत्माद का नतीजा है कि पाकिस्तान 2022 के बाद पहली मरतबा बैनुल-अक़वाम बॉन्ड मार्केट में वापस आया। 4 साल में पाकिस्तान ने पहली मरतबा $750 मिलियन यूरो बॉन्ड का कामयाबी से इजरा किया। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हमारी बॉन्ड्स की तलब मुस्तहकम रही। इसका तसलसल हमें पिछले माह नज़र आया जब पाकिस्तान ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क की तारीख का पहला पेंडा बॉन्ड जारी किया, जिसकी मांग हमारी पेशकश से 5 गुना ज़्यादा थी। ये 2.5% मार्का पर जारी किया गया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया के दूसरे बड़ी माशी निज़ाम का हिस्सा बन गया। जनाब स्पीकर, माशी बेहतरी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। इस बेहतरी के पीछे पाकिस्तान के कॉर्पोरेट शोबे की बेहतर कारकर्दगी है। कॉर्पोरेट शोबे ने जनवरी-मार्च 2026 में पिछले साल के इसी अरसा के मुकाबले में 22% ज़्यादा मुनाफा हासिल किया, जबकि मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में ये मुनाफा 9% रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद में पिछले 1 साल में 1,73,000 नए सरमायाकारों का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। खुशहाल बात यह है कि नए सरमायाकारों में एक बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस साल में अब तक 11 IPOs का इजरा हो चुका है, जो कि पिछली 2 दहाइयों में एक साल में सबसे ज़्यादा तादाद है। इसी तरह SEC पे में 39,000 नई कंपनियों का इंदराज हुआ है। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, वियोन, BYD, अरामको, अलीबाबा ग्रुप, AD पोर्ट्स, रकमी, मशरक और टर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। हुकूमत के कायम करदा टेक्नोलॉजी जोन में 250 से ज़ायद नई कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू किया है और 25,000 से ज़ायद टेक प्रोफेशनल्स को रोज़गार मिला है, जो नए और मौजूदा सरमायाकारों का पाकिस्तान में कारोबारी माहौल पर बढ़ाते हुए एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल इसी ऐवान में मैंने अपनी बजट तकरीर के दौरान हमने ये कौम से वादा किया था कि हम दहाइयों से इल्तवा का शिकार निजकारी का एजेंडे को अमली शक्ल देंगे। मैं आज इस ऐवान को बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये वादा सिर्फ वादा नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। हमने फर्स्ट पेमेंट बैंक के निजकारी से आगाज़ किया और फिर 23 दिसंबर 2025 को पूरी कौम ने देखा कि इस्लामाबाद में एक शफाफ और बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर होने वाली नीलामी के ज़रिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए के एवज़ निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। ये कामयाब और तारीखी निजकारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक है कि निजी शोबा ही मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की का ज़ामिन और अलमबदार है। प्राइवेट सेक्टर इज़ गोइंग टू लीड दिस कंट्री। PIA की कामयाब निजकारी के बाद हम एक 5 साला मनसूबे पर अमल पैरा हैं, जिसके तहत कई हुकूमती इदारों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। इसमें डिस्कोज, जेनकोज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हवाई अड्डे शामिल हैं। इस सिलसिले में 3 डिस्कोज के पहले बैच की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, एक फ़ाल, मुतहर्रिक और शफाफ टैक्स इंतज़ामिया किसी भी रियासत की मुआशी खुदमुख्तारी की ज़मानत है। टैक्स की वसूली के बगैर कारोबार मुमलिकत सर अंजाम नहीं पा सकता और ना ही तरक्याती कामों के लिए वसाइल मुहैया हो सकते हैं। इसलिए FBR में जामे और वसीतर इस्लाहात जारी उसारी हैं। FBR में इस्लाह के मुताबिक के अब तक के नताइज जनाब स्पीकर बहुत हौसला अफजा हैं। माली साल 2022-23 में FBR की सालाना टैक्स वसूली 7,200 अरब रुपए थी, जो कि अगले 3 सालों में दुगना हो गई है और मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर 13,000 अरब तक पहुंच जाएगी। ये इजाफा एक ऐसी कारकर्दगी है जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की हालिया तारीख में कम ही मिलती है। ये सिर्फ महसूलात में इजाफा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में एक स्ट्रक्चरल तब्दीली है। मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूँ कि इस तब्दीली की क़ियादत खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं,
جو ہفتہ وار اجلاسوں کی خود صدارت کرتے ہیں اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس تبدیلی کے ٹھوس ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام ہے، جس میں مرکزی ڈیش بورڈز، ویڈیو انالیٹکس اور ٹیمپرنگ الرٹ سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ نظام 27 سیمنٹ فیکٹریوں اور 75 شوگر ملوں پر نافذ ہو چکا ہے۔ صرف ان 2 شعبوں سے سالانہ بنیاد پر تقریباً 61 ارب روپے اضافی ٹیکس متوقع ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پر مبنی کمپلائنس مینجمنٹ کا نظام 840 سے زائد ہائی رسک کیسز کی نشاندہی کر چکا ہے، جن کا متوقع ٹیکس امپیکٹ تقریباً 34 ارب روپے ہے۔ اس طرح فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ کے ذریعے ہم نے امپورٹر اور کسٹم افسر کے درمیان براہ راست رابطے کو کم کیا ہے، جس سے نہ صرف پر کنسائنمنٹ محصولات میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ ہراسانی یا آپ ہراسمنٹ سمجھ لیں اور رشوت کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آنے والے مہینوں میں پروڈکشن مانیٹرنگ کے نظام کو نئے شعبوں تک توسیع دی جائے گی، جن میں ٹیکسٹائل، مشروبات، آئرن اینڈ اسٹیل، گھی اور خوردنی تیل، ٹائرز، پیپر اینڈ بورڈ اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ یہ توسیع ملک کی منظم صنعت کے ایک بڑے حصے کا احاطہ کرے گی۔ جناب اسپیکر، ان تمام اصلاحات اور اقدامات کا حتمی مقصد ایک ایسے ٹیکس نظام کا حصول ہے جو منصفانہ ہو، جس میں ایماندار ٹیکس دہندہ پر کم بوجھ پڑے، جو ڈیٹا کی مدد سے ٹیکس چوری کے واقعات کا سدباب کرے اور انسپیکٹر کی سوادید اور آربیٹری ایکشن کی بجائے ڈاکومنٹیشن اور کمپلائنس کے ذریعے محصولات میں اضافہ ممکن بنائے۔ ہماری یہ کاوش محض زیادہ ٹیکس کے حصول کا ذریعہ نہیں، بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان اس بنیادی سماجی رشتے کی تجدید ہے، جس میں شہری کا ریاست پر اعتماد بحال ہو اور ریاست شہری کی محنت کا احترام کرے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پاکستان کے مستقبل کی پوری معیشت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معاشی ترقی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک معیشت کی برکات ہر اس گھرانے، ہر اس کسان، ہر اس چھوٹے کاروبار اور ہر اس نوجوان اور خاتون تک نہیں پہنچ جاتی جنہیں روایتی بینکاری نظام نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم پاکستان کی رہنمائی میں نجی شعبے کے تعاون سے ان طبقات کو قرضے فراہم کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت 5 اہم اسکیمیں متعارف کرائی جا چکی ہیں، جن کی تفصیلات میں اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلا منصوبہ زرخیزی کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے 7,50,000 چھوٹے کسان اور جیتے PKR 1 ملین تک کے انعامات۔ بائی مور ون مور وتھ بلو بینک۔ قرضہ جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری اسکیم وزیر اعظم کا اپنا گھر پروگرام ہے۔ اس کم لاگت وزیر اعظم ہاؤسنگ فائنانس اسکیم کے ذریعے کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کو صرف 5% مارک اپ پر مارٹگیج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اور میں اس میں صرف ایک ذکر کرتا جاؤں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے اس میں کل خود ایک میٹنگ کی، جس میں یہ پورا کلیئر ہو چکا ہے کہ اس میں 90 بلین روپے کی جو لونز ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں اور 11 بلین روپیہ ڈسبرس ہو چکا ہے۔ ہماری حکومت کا تیسرا اہم قدم پاکستان ایکسیلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کا اجرا ہے، جس کے تحت ای بائکس اور ای رکشوں کی خریداری کے لیے سبسڈائز فنانسنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی اسکیم پرائم منسٹرز فین ریپلیسمنٹ پروگرام، جس کے تحت ملک بھر میں پرانے زیادہ بجلی خرچ کرنے والے پنکھوں کی جگہ کم بجلی استعمال کرنے والے پنکھے لگائے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کا 5واں اقدام سوشل امپیکٹ فائنینسنگ ہے، جس کے تحت 2 پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ کا اجرا ہے، جس کے ذریعے نیفٹیک کے توسط سے نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے کا دوسرا قدم ایگری سٹوریج فائنینسنگ فیسلٹی کا اجرا ہے۔ یہ 7.1 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جس کے تحت ملک بھر میں سٹوریج فیسلٹیز قائم کی جائیں گی، جہاں کسانوں کو اپنا اناج اور غلہ محفوظ کرنے کا موقع ملے گا اور انہیں اس محفوظ شدہ اناج پر بینکوں سے قرضہ لینے کی سہولت ہوگی۔ یہ 5 اسکیمیں وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی توجہ پر شروع کی گئی ہیں اور ان کا مقصد ملک میں مالی شمولیت کی کوششوں کو تیز کرنے کے علاوہ ہنرمند اور محروم طبقات کے لیے ترقی کے راستے کھولنا ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ these schemes are not in design phase, they are in execution
and we are inshallah जैसे हम अगले साल में जाते हैं, these schemes are going to be even further accelerated as we go inshallah into the next fiscal year. जनाब स्पीकर, डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडा पर नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके नतीजे में बैंकिंग यूजर्स में इजाफा हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेज़ी आई और कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग की बुनियाद मजबूत हुई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,70,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं। इसी तरह डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से इस्तिफ़ादा करने वाले सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन तक पहुँच चुकी है। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो चुकी है। मुल्क में वसूल होने वाली तरसीलात का 92% बैंक अकाउंट में मौसूल हो रहा है, जबकि G2P का 75% अब इसी डिजिटल निज़ाम के तहत किया जा रहा है। मैं अब वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम पे बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। नौजवान किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। हमारी कौमी आबादी का 67% हिस्सा 30 साल से कम उम्र आबादी पर मुश्तमल है। हमारे नौजवान हुनर, अज़्म और कुछ दिखाने के जज्बे से मैमूर हैं। वज़ीर आज़म यहाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़्म है कि हर नौजवान पाकिस्तानी को वो हुनर, वो तरबियत और वो मौके मिलने चाहिए जो उसे कौमी मईशत का फ़आल शराकतदार बना सके। इसी विजन का अमली इजहार वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम है। जनाब स्पीकर, नौजवानों का सबसे बड़ा सरमाया हुनर है। नैफटेक के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अब तक तकरीबन 5,15,000 नौजवानों को जदीद और रवायती फ़नी तरबियत फराहम की है। इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन के मुताबिक इन तरबियत याफ्ता नौजवानों में से 53% मुलाजमतें हासिल कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे IT पर मुबनी तरबियत के ज़रिए ख़वातीन की मुआशी खुदमुख्तारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, ताकि घर बैठे फ्री लांसिंग और डिजिटल मईशत में हमारी बहनें और बेटियां भी बराबर की शरीक हों। अगर हुनर एक गाड़ी है तो सरमाया उसका ईंधन है। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आज पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। जनवरी 2023 से अब तक इस स्कीम के तहत 258 अरब रुपए की रकम तकसीम की है, जिसमें से 5,34,000 से ज़ायद नौजवान मुस्तफ़ीद हुए। खेलों के मैदान में भी प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के ज़रिए 19 मुख्तलिफ खेलों में मुल्क ग्रीड टैलेंट हंट जारी है, जिसमें PSL के मॉडल पर एक खसूसी हॉकी लीग का कमाल भी शामिल है। अगला जहांगीर खान, अगला अरशद नदीम या अगला ओलंपिक चैम्पियन शायद किसी शहर या गांव में मौजूद है जहां अभी तक हमारी नज़र नहीं पहुंची। ये प्रोग्राम उसे ढूंढ निकालेगा। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम सिर्फ अफलाई खराजात नहीं, ये हमारी हुकूमत की सबसे मुनाफे बख्श सरमायाकारी है, क्योंकि हमारी हुकूमत नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल का मेमार समझती है। जनाब स्पीकर, एक फॉरवर्ड लुकिंग और जामे तजारती पॉलिसी हमारी माशरी इस्लाहाती एजेंडे का अहम जुज़्व है। हमारा बुनियादी अज़्म वाज़ेह है, पाकिस्तान को दरामदाद पर इन्हिसार करने वाली मईशत की बजाय बरामदाद के बिल बोते पर आगे बढ़ने वाली मईशत बनाना है। हमारी मुआशी बका का रास्ता आलमी मंडे में मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने में है। जनाब स्पीकर, बरामदाद को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने कारोबार की लागत कम की। एक्सपोर्ट इनकम पर आयद 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म साहब की ख़ास हिदायत पर एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4.5% कर दी गई। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत सहूलत की मुद्दत 9 माह से बढ़कर 18 माह कर दी गई, ताकि बरामद कुन्नान को कैश फ्लो के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा सनती बिजली के नर्ख भी कम किए गए। या मैं कहता चलूँ कि अभी 2 या 3 हफ्ते पहले डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जो पॉलिसी रेट है वो 11.5% पे चला गया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक के दरमियान जो बातचीत हुई, उसके दरमियान यही डिसाइड किया गया कि एक्सपोर्टर पे जो रेट है वो 4.5% पे ही रखा जाएगा।
जनाब स्पीकर, 25-30 नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद के पहले ही साल में हुकूमत ने टैरिफ को माकूल बनाने का काम शुरू किया और 7,500 टैरिफ लाइन्स पर टैरिफ में कमी की, खसूसन खाम माल और इंटरमीडिएट गुड्स पर, ताकि सनतों को पैदावारी लागत कम हो। टेक्सटाइल और मलबूसात की मशीनरी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त दी गई, जिसके नतीजे में मशीनरी की दरामद में 21% इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर इन इक़दामात के ज़रिए 120 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा कारोबारी तबके को मुंतकिल हो चुका है। जनाब स्पीकर, तवानाई किसी भी मईशत की शहराग है। गुज़श्ता एक साल में खित्ते में बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में कई महाजों पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। गुज़श्ता 2 वर्षों में हुकूमत ने तवानाई के शोबे में ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू की हैं जो न सिर्फ मौजूदा बहरान से निपटने के लिए बल्कि आने वाले मुमकिना बहरान के लिए भी पाकिस्तान को तैयार करेंगी। हमारा मकसद तवानाई की खुद कफालत, सारिफ के लिए कम कीमतें और एक ऐसा निज़ाम है जो ज़मानतों पर कम से कम इन्हिसार करे। इस सोच के तहत मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने बिजली, तेल और गैस के मैदान में हमारे अहम इक़दामात का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, बिजली का शोबा अपनी तारीख के सबसे गहरी इस्लाहाती दौर से गुजर रहा है। गुज़श्ता 2 वर्षों में इस शोबे ने माली नज़्म ज़ब्त और कारकर्दगी में बेहतरी का मुज़ाहरा किया, जिसके नतीजे में माली साल 25-26 में बजट में मुख्तलिफ सब्सिडी के मुकाबले में 143 अरब रुपए से ज़ायद की बचत हासिल की गई। सबसे अहम बात यह है कि ये कमी मुस्तहिक सार्फिन पर बोझ डालकर नहीं बल्कि इस्लाहात के ज़रिए हासिल की गई। मज़ीद बरां IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में तकरीबन 3.7 ट्रिलियन रुपए की बचत हासिल करने के इक़दामात किए गए। जनाब स्पीकर, इस शोबे की इस्लाहात में सबसे अहम कदम कम्पेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट का अमली आगाज़ है। इसके तहत पहली कम्पेटिटिव नीलामी मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें तकरीबन 800 मेगावाट बिजली का कारोबार एक मुसाबकती मार्केट पर मबनी फ्रेमवर्क के तहत होगा। ये कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है। अब तक पाकिस्तान में बिजली एक ही सरकारी खरीदार के ज़रिए खरीदा जाती थी, जो सरकारी ज़मानतों के सहारे मुआहदा करता था। आज हम इस पुराने, महंगे और सरकारी ज़मानतों पर मुनहसर निज़ाम से निकल कर एक मुसाबकती मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की बिजली की मईशत की बुनियादी तश्कील नौ है। जनाब स्पीकर, मौजूदा माली साल में एक मुल्क गिर मश्क के ज़रिए हम तमाम सब्सिडाइज सर्फिंग की शनाख्त, रजिस्ट्रेशन और तस्दीक करेंगे, ताकि जनवरी 2027 से पाकिस्तान में डायरेक्ट सब्सिडी मैकेनिज़्म का आगाज़ किया जा सके, यानी सब्सिडी वहाँ पहुँचेगी जहाँ उसकी असल ज़रूरत है। ये वही मुनसिफाना मॉडल है जो हमने BISP के ज़रिए अपनाया। जनाब स्पीकर, इस इस्लाहती एजेंडे का एक और अहम सतून सर्कुलर डेट पर काबू पाना है। मुझे इस ऐवान को बताते हुए इत्मीनान है कि मौजूदा माली साल में बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट की नेट ज़ीरो एक्यूमुलेशन हासिल की गई, यानी इस साल इस बोझ में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि सर्कुलर डेट के स्टॉक में 1225 अरब रुपए की लोन सेटलमेंट पे पेशरफ्त हुई। साथ ही NTDC की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी जारी हैं, जिनके तहत तरसील, सिस्टम ऑपरेशन और मार्केट ऑपरेशन के फंक्शंस को अलग अलग किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, LNG के हवाले से एक अहम पेशरफ्त का जिक्र करूँगा। पाकिस्तान ने एक जामे रिसर्च के बाद कतर और इटली के साथ अपनी तवील मुद्दती सेल एंड परचेज एग्रीमेंट से दोबारा बातचीत की और साल 2026 के लिए 35 LNG कार्गोज़ की कमी पर इतफाक़ किया। इस एक फ़ैसले की बदौलत हमें तकरीबन 1.2 अरब अमरीकी डॉलर ज़र मुबादला की बचत होगी। ये उसी काविश का नतीजा है कि गुज़श्ता 11 महीनों में सार्फिन के गैस के बिल में कोई इजाफा नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, ईरान अमेरिका जंग के पेश नज़र हमने मकामी गैस की पैदावार बढ़ाने पर भी तवज्जो मरकूज़ की। मार्च 2026 के बाद हमारी तेल की तलाश की कंपनियों ने कौमी निज़ाम में तकरीबन 100 MCC FD अजाफी गैस शामिल की, जिसने बिजली की पैदावार में शॉर्टेज को नुमायां तौर पर कम किया। हमने खाद की पैदावार को एक लम्हे के लिए भी रुकने नहीं दिया। मुल्क के 10 खाद कारखानों को गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई गई। इसी तरह LNG पर काम करने वाले प्लांट्स के लिए भी गैस मुख्तस की गई। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने तेल और गैस के दरियाफ्त के दरमियान भी अहम कामयाबी हासिल की हैं। पाकिस्तान ने 20 साल बाद ऑफशोर लाइसेंसी के
24 ब्लॉक्स कौमी और बैनुल अक़वामी ENP कंपनी को अलॉट किए हैं। ये पाकिस्तान की ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तारीख का संग मील है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बरादर मुल्क तुर्किया की कौमी तेल कंपनी TPAO ने पाकिस्तानी कंपनियों के साथ शराकतदारी के ज़रिए हमारे ऑफशोर सेक्टर में कदम रखा है। माली साल 25-26 के दौरान ENP शोबे में सरमायाकारी $1 अरब से तजावज़ करने की तवक्को है। इस अरसे में 17 नई तेल और गैस की दरियाफ्तें हुई, जिनसे मकामी पैदावारी इस्तेदाद में 108 MMCFD गैस और तकरीबन 16,000 बैरल यौमिया तेल का इजाफा हुआ, जबकि प्रोडक्शन में इजाफे के ज़रिए मज़ीद 229 MMCFD गैस और 13,000 बैरल तेल कौमी निज़ाम में शामिल हुआ। जनाब स्पीकर, मादनियत के शोबे में हमारा फ्लैगशिप मनसूबा रेकोडेक इस साल फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन के कई अहम संग मील अबूर कर चुका है। हम इस मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। जनाब स्पीकर, मैं अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन पर बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये शोबा मुल्क की तरक्की और एक्सपोर्ट बढ़ाने में नहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। गुज़श्ता एक साल में इस शोबे में कई अहम कामयाबियाँ हासिल हुई, जिसकी तफसील दर्ज झैल है। IT के शोबा की बरामदात में 20% से ज़ायद की सालाना शरह नमू से बढ़ रही हैं। इस साल ये बरामदात $4.5 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। इस तरह ये शोबा बरामदात में इजाफे के एतबार से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शोबों में से एक है। इस साल मार्च में 5G स्पेक्ट्रम की कामयाबी से नीलामी की गई, जिसे दुनिया के सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामियों में शुमार किया जा रहा है। इसके ज़रिए 5 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने राइट ऑफ वे चार्जेस को ख़त्म किया, जिसके नतीजे में 2024 के 20 लाख घरों के मुकाबले में 50 लाख घरों में फाइबर लाइंस दस्तयाब हैं और टेलीकॉम टावर्स की फाइबराइजेशन 14% से बढ़कर 18% हो चुकी है। हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मंजूरी दी। गुज़श्ता एक साल में 10 लाख के करीब पाकिस्तानी नौजवानों को IT और मसनूई ज़हानत की महारतों पर तरबियत दी गई। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत हमने मुल्क में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कानूनी बुनियाद रख दी है। इसके तहत नेशनल डिजिटल ID, नेशनल एक्सचेंज लेयर और ओपन डेटा इकोसिस्टम जैसे मंसूबे शुरू हो चुके हैं। मरकज़ी हुकूमत, अदालती निज़ाम और पार्लियामेंट में डिजिटल अदली का सफ़र पर गामज़ान है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि रियासत और शहरी के दरमियान रिश्ते को शफाफ और फ़ाल तर बनाने की सही है। जनाब स्पीकर, 2023 में हमारा मुल्की कर्ज GDP के डेट टू GDP 75% के बराबर था, जो पिछले माली साल में कम होकर 70.7% और इस साल मज़ीद कम होकर तकरीबन 68.5% की सतह तक आ चुका है। ये पेशरफ एक मुनज़्ज़म मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर अमलदार का नतीजा है। गुज़श्ता 2 सालों में हुकूमत ने 4,900 अरब रुपए का कर्ज कबल अज़ वक्त वापस किया या सस्ते कर्ज से तब्दील करते हुए अपना बोझ कम किया। हमने सरमायाकारों और मसनूआत की डाइवर्सिफिकेशन को खास तरजीह दी है। ख़ास तौर पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तवील मुद्ती ज़ीरो कूपन बॉन्ड का इजरा किया और शरिया असूलों के मुताबिक फाइनेंसिंग का हिस्सा बढ़ाया गया, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ बॉन्ड्स के इजरा के ज़रिए सरमायाकारी की बुनियादों को वसअत दी है। हमारा मुकामी कर्ज का एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी 2024 में 2.8 साल था, जो अब मई 2026 में बढ़कर 3.8 साल हो गया है, जिससे इस कर्ज के रीफाइनेंसिंग रिस्क में नुमायाँ कमी हुई है। टेलीकॉम कंपनियों के डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए आवाम को हुकूमती बॉन्ड्स में बराह रास्त सरमाया करने के लिए मौका फराहम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले हम हफ्ते से 2 हफ्ते में इसका एक अमली प्लान भी देखेंगे और इसकी हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इन तमाम इक़दामात का मकसद ये है कि मुल्की कर्ज आने वाले बरसों में ना सिर्फ कम हो, बल्कि ज़्यादा मुतनव्वे, सस्ता और मज़ीद मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार हो। अब मैं SIFC का जिक्र करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी में फ़रोग़ का एक अहम इनेबलर बन चुका है। गुज़श्ता एक साल SIFC ने 12 मुख्तलिफ शोबों में
متعدد مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں کو سہولت فراہم کی۔ ان اقدامات کے ٹھوس نتائج واضح ہیں۔ میں 2-3 مثالوں کے ذریعے ایس آئی ایف سی کے اہم کردار پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلے پاکستان اسٹیل ملز کی 6,860 ایکڑ اراضی کو ایک خصوصی اقتصادی زون کے طور پر فعال کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ملک میں معاشی سرگرمی میں اضافہ کرے گا۔ تھرکول ریلوے منصوبہ پہ بھی ایس آئی ایف سی کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان ریلویز اور حکومت سندھ کی مشترکہ مالوی معاونت سے شروع کیے گئے اس منصوبے سے مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نیٹ ورک سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے کا ایک اور بڑا قدم ویئر ہاؤسنگ کی شعبے کو باقاعدہ طور پر صنعت کا درجہ دینا تھا۔ اس اقدام سے سپلائی چین کی لاگت کم ہوگی اور کئی شعبوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک واضح اور با مقصد حکمت عملی کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ جانا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے، لیکن ایئر لائن کون سی ہوگی یہ ہم سب کو پتہ ہے، فلائی زنر۔ آمدات کو فروغ دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم برآمدی صنعتوں کو ٹیکس مراعات دے رہے ہیں اور ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے ذریعے ایکسپورٹرز کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز بین الاقوامی منڈیوں میں مزید مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ برآمدات میں اضافہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرے گا، روزگار پیدا کرے اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے زراعت کے فروغ اور کسانوں کو آسان قرضہ جات کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو مزید ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ ملک میں روزگار کی فراہمی ہماری اہم ترجیح ہے۔ اس حوالے سے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایسے کاروباری ماحول کی فراہمی ہے جس میں نجی شعبہ پھلے پھولے، ملک میں کاروبار کو فروغ ملے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر خصوصی صنعتی شعبے کے فروغ سے ملک میں روزگار کی فراہمی بہتر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کی ایک اور اہم ترجیح اگلے سال کے ٹیکسوں کے بوجھ میں اضافے کی بجائے ٹیکس کمپلائنس اور انفورسمنٹ کے ذریعے آمدن بڑھانا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف ہم جدید انفورسمنٹ اور کمپلائنس نظام کے استعمال میں توسیع لا رہے ہیں بلکہ ایف بی آر کی تنظیم نو بھی جاری ہے، جس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ جناب اسپیکر، خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دفاعی شعبے کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ 26-27 میں ایک اہم ترجیح نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اور ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ ملک کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وساطت سے وسائل کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دانش اسکول نیٹ ورک کو بھی توسیع دی جا رہی ہے تاکہ کوئی ذہین بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔ بجٹ میں خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے تاکہ وہاں بھی عوامی سہولیات کی فراہمی کو بہتر کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.6% جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2% ہوگا۔ ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے جو کہ رواں مالی سال سے 17.6% سے زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب ہوگا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کچھ قومی تقاضوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنے کے لیے ایک انتظام پر اتفاق کیا ہے جس کے مثبت اثرات انشاءاللہ ملکی سطح پر ہوں گے۔ یہ انتظام تعاون پر مبنی وفاقیت یعنی کہ کوآپریٹو فیڈرلزم کے جذبے کے تحت اور صوبائی حکومتوں کے آئینی حقوق کو متاثر کیے بغیر طے پایا ہے۔ اس انتظام کے تحت وفاقی قابل تقسیم حاصل یعنی کہ فیڈرل ڈویزیبل پول میں صوبائی حکومتوں کا حصہ بدستور 7ویں قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق رہے گا۔
माली साल 26-27 के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से महसूलात की मुतवक्का वसूली 15,264 अरब रुपये है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। ताहम स्ट्रेटेजिक कौमी तकाज़ों के पेश नज़र वफाकी और सूबाई हुकूमतों में तकसीम के लिए कम अज़ कम 13,350 अरब रुपये की रकम महफूज रखी गई है। 13,350 अरब रुपये से 15,264 अरब रुपये तक वसूल होने वाली रकम वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 164 के तहत सूबाई हुकूमतों की जानब से ग्रांट्स की सूरत में कौमी स्ट्रेटेजिक तकाज़ों की तकमील के लिए दस्तयाब होगी। ये इंतज़ामी माली साल 26-27 के लिए नाफिज़ुल अमल होगा और माली साल 27-28 और 28-29 के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बाहमी मुशावरत से इसी नौइयत की बुनियादों पर इसकी तजदीद की जाएगी। जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं, मैं दोबारा उसको दोहराना चाहूँगा, हम सब सूबाई हुकूमतों के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि दे हैव स्टेप्ड अप फॉर द नेशनल कॉज। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपये होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,751 अरब रुपये होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,771 रुपये अरब है, जिसमें से 8,054 अरब रुपये मार्कअप की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 रुपये का बजट मुख्तस किया गया है। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात यानी करंट एक्सपेंडिचर का तखमीना 17,495 अरब रुपये है। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज़ के लिए दफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,169 अरब रुपये मुख्तर किए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,091 अरब रुपये की रकम मुख्तस की जा रही है। ग्रांट्स की मदद में 2,680 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला वगैरह के लिए हैं। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपये की रकम मुख्तस की गई है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के तोसी के लिए 88 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिससे बरामदात के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत BISP की फ्लैगशिप इनिशिएटिव की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इससे अमली जामला पहनाने के लिए कफ़ालत प्रोग्राम को 1,12 मिलियन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपये, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपये और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम PSTP की तफसील पेश करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम हुकूमती सरमायाकारी का वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम मुल्की और गैर मुल्की वसाइल को समाजी और मुआशी तरक्की के लिए बरूए कार लाते हैं। 10 जून 2026 को मुनक्किदा नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में माली साल 26-27 के लिए कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई, जिसका हुजम 3,675 अरब रुपये है। इसमें वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSTP के लिए 1,000 अरब रुपये, जुमला सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2,224 अरब रुपये और रियासी मलकियाती इदारों SUEs की जानब से सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपये शामिल हैं। ये तकसीम 18वीं आइन तरमीम के बाद की फ़राइज़ की नई तकसीम का इकास है, जिसके तहत समाजी शोबों की ज़िम्मेदारी बड़ी हद तक सूबों को मुंतकिल हो चुकी है, जबकि वफाक ख़ास तौर पर कौमी अहमियत के स्ट्रेटेजिक मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखता है। जनाब स्पीकर, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का 60% से ज़ायद हिस्सा
कलीदी शोबों बशमूल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आबी व वसाइल और तवानाई पर मरकूज़ है, जबकि बाकी हिस्सा IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत और तालीम समेत दीगर अहम शोबों पर तकसीम किया गया है। ये तमाम मनसूबे उड़ान पाकिस्तान और 5 ईज़ पर मबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के साथ हम आहंग हैं। अब मैं इन शोबों की तफसीलात पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, शाहराहों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा 365 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसमें कराची को चमन से जोड़ने वाली बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहराह N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को दो रोया करने के लिए 100 अरब रुपए की रकम सर फहरिस्त है। इसी तरह शमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। थर कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। ये वो मनसूबा है जो हमारी मकामी तवानाई के ज़खायर को कौमी नकलो हमल के निज़ाम से जोड़ेगा। इसके अलावा गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और चारों सूबों में ट्रांसपोर्ट के मनसूबों के लिए 93 अरब से ज़्यादा की रकम मुख्तस की गई है, ताकि पूरे मुल्क में तेज़ तर नकलो हमल के ज़राए दस्तयाब हो सके। सस्ती, काबिल एतमाद और पायदार तवानाई की फराहमी इस हुकूमत का अज़्म और मईशत की बुनियादी ज़रूरत है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें कलीदी हाइड्रो पावर मनसूबे जैसे डासू हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तोसी और मोमन हाइड्रो पावर मनसूबा शामिल हैं। बिजली की तरसीली सलाहियत बढ़ाने के लिए सेटकॉम और बैटरी स्टोरेज जैसे जदीद निज़ामों में सरमायाकारी के लिए बिलतरतीब 10.2 अरब और 3 अरब रुपए शामिल हैं। सनती तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन में बिजली की फराहमी को तरजीह दी गई है। साफ़ और काबिल तजदीद तवानाई के 9 मनसूबों के लिए वापदा को 50.2 अरब रुपए फराहम किए गए हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 8 हाइड्रो पावर मनसूबों के लिए 13.1 अरब रुपए की खसूसी रकम मुख्तस की गई है। मज़ीद बराम वापडा और नेशनल ग्रिड कंपनी अपने इनफरादी वसाइल से 158 अरब रुपए से जायद की सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान को पानी के कई संगीन चैलेंजेस का सामना है, जैसे स्टोरेज की कमी होती सलाहियत और मौसमियाती तब्दीली से आने वाले सैलाब। गुज़श्ता साल दरियाओं में आने वाले सैलाब ने हमारी मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। ये नुकसान हमें उस शोबे में नज़म सरमायाकारी की फौरी ज़रूरत की निशानदही करता है। इसलिए वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में 43 आबी मनसूबों के लिए 103.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सबसे अहम मनसूबों में दियामीर भाषा डैम के लिए 14 अरब रुपए, मेमन डैम के लिए 22 अरब रुपए, दासू हाइड्रो पावर के लिए 15 अरब रुपए और कराची के बल्क वाटर सप्लाई मनसूबे के 4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल हैं। पाकिस्तान की शहरी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। 2035 तक हमारी तकरीबन निस्फ मुल्क की आबादी शहरी इलाकों में मुकीम होगी। अर्बन सेंटर्स में हमारी मईशत का तकरीबन 55% हिस्सा हैं और 80 लाख से ज़ायद मुलाजमतें फराहम करते हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के शोबे के लिए 54.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम के ज़रिए वफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते और क्लाइमेट रेजिस्टेंट रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान्स तैयार किए जाएंगे और शहरी पानी और सफाई की फराहमी में वाज़ेह बेहतरी लाई जाएगी। ये मनसूबे उन इक़दामात के अलावा हैं जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। इन दोनों के इम्तजाज से हाउसिंग और तामीरात के शोबे में वाज़ेह और दूर रसदाई की हामिल मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। सनती तरक्की और बरामदी मुसाबत की रफ्तार बढ़ाने के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में सनत और तिजारत के लिए तकरीबन
6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कराची इंडस्ट्रियल पार्क के ब्लॉक ए की तामीर और तरक्की पर सर्फ हो रहा है। कराची, लाहौर और सियालकोट में सनती डिज़ाइनिंग और ऑटोमेशन के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। सियालकोट में डेंटल और सर्जिकल आलात के स्पोर्ट्स सेंटर के ज़रिए हम अपनी बरामदी सनतों के मयार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह स्मीडा के तहत टेक्सटाइल के शोबे में 1000 इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट्स के दूसरे मरहले की तोसी हो रही है, जिससे अजाफी बरामदात और मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। जनाब स्पीकर, अवामी सेहत की देखभाल हमारी अहम कौमी तरजीह है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में सेहत के मनसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इनमें टर्शरी हेल्थ केयर की सहूलियात की तोसी, हंगामी और क्रिटिकल केयर की मजबूती, कैंसर के इलाज की सहूलियात में वसअत, बीमारियों की निगरानी के मरबूत निज़ाम और तशखीसी और रेगुलेटरी ढांचे की जदीद कारी शामिल है। आला तालीम और तहकीक हमारी माशी और समाजी नमू के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में आला तालीम के शोबे के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के 34.9 अरब के मुकाबले में एक काबिल ज़िक्र इजाफ़ा है। इसमें मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ की फराहमी, यूनिवर्सिटी की तहकीक खोल की जाती है में इजाफ़ा, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क की अपग्रेडेशन के ज़रिए डिजिटल लर्निंग का फ़रोग और AI पर मबनी तालीमी निज़ाम का फ़रोग शामिल है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अलहदा 3.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनसे टेक्नोलॉजी की मुंतकली, SMEs, काबिल तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़राअत और सेहत वगैरह की टेक्नोलॉजी को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़न है कि तालीम के मौके मुआशरे के महरूम तबकात तक पहुँचने चाहिए, और इस विज़न की सबसे रोशन मिसाल दानिश स्कूल्स हैं। ये स्कूल्स मुल्क भर की बासलाहियत मगर वसाइल से महरूम बच्चों को आला मयार की तालीम फराहम कर रहे हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में दानिश स्कूल्स के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तौर पर स्कूल और कॉलेज की तालीम के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें असातिज़ा की तरबियत, स्कूलों में दाखिलों की तादाद बढ़ाने, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तोसी और डिजिटल लर्निंग का फ़रोग शामिल है। इसी तरह नौजवानों की हुनरमंदी और रोज़गार के लिए नैफटेक के ज़रिए वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 7.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि हर पाकिस्तानी नौजवान के हाथ में वो हुनर हो जो उसे 21वीं सदी की मईशत में कदम रखने के लिए काबिल बना सके। जनाब स्पीकर, हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी और आम शहरी को उसकी दहलीज तक खिदमत पहुँचाना एक अहम तरजीह है। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में गवर्नेंस के शोबे के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो सिविल सर्विसेज, इंसाफ, पुलिस और रेगुलेटरी इस्लाहात और वफाकी और सूबाई सतह पर डिजिटल गवर्नेंस के तोसी के लिए बरूए कार लाए जाएंगे। जनाब स्पीकर, कम तरक्की याफ्ता इलाके और खित्ते हमारी खसूसी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेशुदा अज़ला के लिए मजमूई तौर पर 144.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 45 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 44 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेशुदा अज़ला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, हमारा तो सारा काम चेक्स का होता है जी, और 10 में से 8 चेक मीज़ान के आते हैं। जब से मीज़ान करंट अकाउंट खोला है, क्लियरिंग का इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता। मीज़ान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड और SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ बेहतरीन सहूलियात। आज ही अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीज़ान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीज़ान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक। पहला हिस्सा है वो टैक्स रिलीफ के बारे में है, फिर जो टैक्स रैशनलाइजेशन के इक़दाम हैं, और बाद में FBR के न्यू ऑपरेटिंग मॉडल का मैं जिक्र करूँगा। जनाब स्पीकर, मैं अब इस ऐवान की
ख़ास तौर पे तवज्जो चाहूँगा, बिकॉज़ यहाँ वो रिलीफ मेजर्स की बात हम करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि इस हुकूमत जो आई है, इन्होंने मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए हैं, इसको हम ग्रोथ की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। तो ये जो अब हम बात करने जा रहे हैं रिलीफ के बारे में, और ये ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत, उनकी गाइडेंस, उनकी इंस्ट्रक्शन पे ये रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो मैं सबसे कहूँगा कि इस पे ज़रा मुतवज्जे हों। सबसे पहले तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सरकारी और निजी तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। तनख्वाह पर आयद टैक्स की शरहों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये एक दरीना मुतालबा था और हुकूमत को भी इस अमर का एहसास था, इसलिए हमने पिछले बजट में इस सरचार्ज की शरह को 10% से 9% किया और अब इस सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना आज वादा पूरा किया है। जनाब स्पीकर, सुपर टैक्स की शरह में कमी। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इस इक़दाम का मकसद छोटे कारोबार और सनतों को फ़रोग़ देने के लिए अलावा कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। यहाँ मैं कहता चलूँ कि आज जब हमने ये तजावीज़ कैबिनेट में पेश की तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से हमें ये हिदायत मिली है कि हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें। तो हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर जाएंगे और इस बजट के दौरान उसको फिनिशिंग लाइन के थ्रू लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये इसका इतलाक़ बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइज़र कंपनियों पर मौजूदा जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत में रोज़गार के मौक़े पैदा और सनती तरक्की का पहिया तेज़ करने में कंस्ट्रक्शन से बढ़कर कोई शोबा नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन का शोबा तरक्की करता है तो सीमेंट, लोहा, शीशा, टिम्बर, पेंट, टाइल्स, हार्डवेयर और 40 से ज़ायद सनतें नशोनुमा पाती हैं। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए ख़रीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फ़रोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। हमें उम्मीद है कि इस इक़दाम से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ ज़ोर पकड़ेंगी और तामीरात का शोबा नशोनुमा पाएगा।
डिजिटल मीशत पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बरामदी शोबा है। जैसे कि आपको मालूम है, कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की कि इस वक्त तक $3.8 बिलियन की IT एक्सपोर्ट सर्विसेज हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बिफोर द ईयर इज़ आउट द IT एक्सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू $4.5 बिलियन। पाकिस्तान का IT और IT से मुतल्लिका खिदमात का शोबा और हमारे फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज और डिजिटल एक्सपोर्टर्स हमारा एहसासा हैं। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% FTR की रायत 30 जून 2026 यानी कि अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी। वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत और इस शोबे की तरक्की में दिलचस्पी और हुकूमत की मेहनत से पैदा करदा माली गुंजाइश की बदौलत इस रियायती निज़ाम को मज़ीद 3 साल के लिए यानी कि 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से हमारी IT बरामदात बढ़ेंगी और नौजवानों को इस शोबे के जानिब राग़िब होने की तहरीक मिलेगी। जनाब स्पीकर, जैसे कि आपको मालूम है, एक्सपोर्ट सेक्टर हमारी मईशत की ग्रोथ की ज़मानत बनने वाला ज़र मुबादला के हसूल का एक बड़ा ज़रिया है। इस वक्त एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और मिनिमम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स आयद है, जिसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है, जो मिनिमम टैक्स की मद में होगा। इसके अलावा जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बैंकों के जारी करदा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर हर ट्रांजैक्शन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स की वजह से रकम की मंथली के लिए गैर रवायती ज़राए के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है, जिसकी हौसला शिकनी के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह को 0.5% करने की तजवीज़ है, ताकि इस मामूल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सतह पर लाया जा सके और मईशत को दस्तावेज़ी बनाने की हुकूमती कोशिशों को तक़वियत मिल सके। जनाब स्पीकर, गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है। ये टैक्स गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने की हौसला शिकनी का बायस बन रहा था, जो इस टैक्स के बुनियादी मकसद के मुनाफी है। ज़ाहिर किए जाना वाला असासा एक दस्तावेज़ी असासा होता है जिस पर टैक्स आयद होता है। इस टैक्स को ख़त्म करने से पाकिस्तानियों को अपने गैर मुल्की मालियाती हैसियत रिकॉर्ड पर लाने की हौसला अफजाई होगी, जिससे कंप्लाइंस, डॉक्यूमेंटेशन और अफजाई रेवेन्यू का हसूल मुमकिन होगा। जनाब स्पीकर, ख़वातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया मसलन सैनिटरी पैड्स और मुतल्लिका अशिया रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, जो ख़वातीन की सेहत, वक़ार और मुआशरती सरगर्मियों में भरपूर शिरकत के लिए लाज़िम है। इसलिए सैनिटरी पैड्स और मुतल्लिका अशिया पर टैक्स के खात्मा की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इससे दूसरा इक़दाम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स के खात्मे के हवाले से है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। आबादी में इजाफा की रफ्तार तशवीशनाक है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसलिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर आयद टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब मैं इस बजट में उठाए जाने वाले रेवेन्यू इक़दामात का जिक्र करूँगा। जनाब स्पीकर, हम कई दहाइयों से पाकिस्तान की जो हमारी रिटेलर बरादरी है, हमारे भाई और बहन हैं, उनको दस्तावेज़ी मईशत का हिस्सा बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। छोटे दुकानदार अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुलाजमत फराहम करते हैं और कराची से लेकर चित्राल तक हर गली कूचे और बाज़ार की तजारती सरगर्मियों का अहम हिस्सा हैं। छोटे दुकानदारों की अक्सरियत अभी तक टैक्स निज़ाम से बाहर है। जनाब स्पीकर, इस साल हमने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया। पाकिस्तान भर में छोटे दुकानदारों और उनके नुमाइंदों के साथ मुशावरत की, उनके साथ मिल बैठे, उनकी बातें सुनी और इस भरपूर मुशावरत के बाद दुकानदार तबके के मुतालबा पर हमने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिसमें इंतज़ामी सहूलतों की बजाय दुकानदारों के हकीकी खदशात को मुकद्दम रखा गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 99B के तहत छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में वो अपना विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेंगे, मगर गोशवारा जमा कराते वक्त उन्हें कम अज़ कम 25,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा।
रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा, ख़रीदारी पर विद होल्डिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और उन्हें पॉस मशीन रखने से इस्तिस्ना होगा। जो दुकानदार फिक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करेगा उसको सब्ज़ रंग की एक तख्ती दी जाएगी जिस पर एक तस्दीकी QR कोड चिस्वा होगा जो इन दुकानों पर आवेज़ा होगी। इस तख्ती की मौजूदगी में FBR एहलकारों को पूछगिछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस स्कीम के तहत एक सादा और एक सफ़े का टैक्स मशवरा होगा जो उर्दू के अलावा तमाम बड़ी मुकामी ज़बानों में दस्तयाब होगा। जनाब स्पीकर, इसी तरह गुज़श्ता 7 साल से जामिद जुर्मानों की रकम को इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट किया जा रहा है और डिजिटल इंटीग्रेशन की खिलाफ वर्जी पर भी जुर्मानों की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इन इक़दामात का मकसद रेवेन्यू बढ़ाना नहीं बल्कि उनका असल हदफ एहतसाब है। ये इक़दामात इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अब टैक्स चोरी आसान ना रहे। सेल्स टैक्स एक्ट में थर्ड स्केड्यूल के दायरा कार को वसअत दी जा रही है और इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी को शामिल किया जा रहा है। मिलती जुलती या एक जैसी अशिया को इनकी दर्जा बंदी की बुनियाद पर मुख्तलिफ शरह से टैक्स लगाया जाता रहा है जिसकी वजह से अंडर इन्वॉइसिंग और अशिया की गलत दर्जा बंदी का रुझान बढ़ा। इन खराबियों को दूर करने के लिए इस दर्जा बंदी में अशिया के टैक्स रेट्स को माकूल करने की तजवीज़ है। मौजूदा कानून के तहत अगर कोई कंपनी किसी गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीदती है तो रकम की अदायगी के वक्त सप्लायर से विदहोल्डिंग टैक्स वसूल किया जाता है। तजवीज़ ये है कि अब इंडिविजुअल्स और AOPs भी अगर किसी गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीदेंगे तो रकम की अदायगी के वक्त विदहोल्डिंग टैक्स अदा किया जाएगा कि ताकि तमाम गैर रजिस्टर्ड सप्लायर्स खुद को सेल्स टैक्स के कानून में रजिस्टर करने को तरजीह दें। जनाब स्पीकर, अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मौजू की तरफ आता हूँ जो है FBR का नया टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल। इसमें 3 बड़े जो हैं उसके पिलर्स हैं। पहला है द नेशनल फेसलेस सेंटर एंड असेसमेंट सिस्टम। जनाब स्पीकर, हम इस मॉडल के तहत एक नेशनल फेसलेस सेंटर बनाने जा रहे हैं जो स्वाबदीदी और गैर स्वाबदीदी अफ़ाल को एक दूसरे से अलग कर देगा। इस मरकज़ में मौजूद फेसलेस विंग के पास स्वाबदीदी इख्तियार यानी कि डिस्क्रेशनरी पावर जैसा कि ऑडिट, असेसमेंट और क्वालिटी कंट्रोल होंगे, जबकि फील्ड ऑपरेशन विंग विच इज़ वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, रिकवरी का जिम्मेदार होगा और उनके पास कोई डिस्क्रेशनरी पावर नहीं होगी। इन दोनों दफातर के दरमियान बुनियादी फ़र्क स्ट्रक्चर और कानूनी नौयत का होगा। ये फ़र्क इंतज़ामी अमूर या आर्जी इक़दामात से ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। जनाब स्पीकर, मरकज़ी विंग में तमाम ऑडिट और असेसमेंट की कार्रवाई के दौरान टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान कोई राब्ता नहीं होगा। ब्लाइंड मोड या सिंगल ब्लाइंड मोड में ऑफिसर की शनाख्त टैक्स पेयर से खुफिया रखी जाएगी और डबल ब्लाइंड मोड में बाद अज़ां टैक्स पेयर की शनाख्त भी ऑफिसर से खुफिया रखी जाएगी। तमाम पैगाम रसानी FBR के आईरेस पोर्टल के ज़रिए होगी। टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान किसी किस्म का राब्ता नहीं होगा और इसकी एक और खूबी ये है कि ऑफिसर खुद कोई केस मुंतखब नहीं कर सकेगा या कर सकेगी। खुदकार तरीक़ाकार के तहत सिस्टम रिस्क स्कोर की बुनियाद पर कोई केस ऑफिसर को तजवीज़ करेगा यानी कि उसे असाइन करेगा। ऑडिट सिर्फ डेटा की बुनियाद पर होगा। इस तरह का फेसलेस निज़ाम पिछले 1.5 साल से FBR के कस्टम विंग में आजमाया जा चुका है जिसके नतीजे में ना सिर्फ इम्पोर्टर्स को सहूलत मुज़य्यस हुई है बल्कि कस्टम हुकाम से मंसूब करप्शन में भी नुमायाँ कमी आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में भी इस इक़दाम से करप्शन में खातिर खा कमी होगी। जनाब स्पीकर, सबसे अहम तब्दीली सिर्फ पहचान खुफिया रखना नहीं बल्कि तरीक़ाकार में भी इख्तियारात को अलग करना है। सिस्टम केस खुद मुंतखब करेगा। एक अलहदा ऑडिट यूनिट इसका मुआयना करेगा। क्वालिटी कंट्रोल यूनिट जो ऑडिटर से बिल्कुल अलग होगा हर ऑर्डर के इशू होने से पहले उसका मुआयना करेगा। टैक्स डिमांड बिल्कुल मुख्तलिफ असेसमेंट फंक्शन की जिम्मेदारी होगी। रिकवरी के मामलात एक और हिस्सा देखेगा। इस पूरी चेन में कोई एक अफसर किसी केस पर शुरू से आखिर तक उसकी गिरफ्त नहीं होगी। ये सिर्फ इंतज़ामी तब्दीली नहीं है बल्कि करप्शन को ख़त्म करने में ये अहम संग मील साबित होगी और यही वो तब्दीली है जो पाकिस्तान के टैक्स के मामलात को मज़ीद शफाफ और सहल बनाएगी। दूसरा इसका जो पिलर है जनाब स्पीकर, एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड सेंट्रल डेटा हब।
یہ سب لوگ بات کرتے ہیں AI led discussion, and this is how we are going to get AI embedded into our taxation system and get the benefits out of AI led discussion. جناب اسپیکر، ہم ایک خود کار میکنزم متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس پیئر کے اندراج کردہ ڈیٹا اور FBR کے پاس مختلف ذرائع سے موجود ڈیٹا میں سکم کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس اقدام سے روایتی آڈٹ کے طریقہ کار میں ہونے والے اخراجات، تاخیر اور پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سسٹم میں کوئی سکم نظر آئے گا، ٹیکس پیئر کی گزشتہ ہسٹری کی بنیاد پر سکم کی نوعیت کے لحاظ سے اور کارروائی کے مرحلہ کے اعتبار سے سسٹم سیٹلمنٹ آفر طے کرے گا اور ٹیکس پیئر کو آئرس پورٹل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ جو ٹیکس پیئر اس آفر کو قبول کرے گا، اپنے گوشوارہ درست کر لے گا اور سیٹلمنٹ کی رقم جمع کرا دے گا، اس کی کارروائی مکمل تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اضافی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ کوئی انسانی مداخلت یعنی نو ہیومن انٹرونشن، اور یہ طریقہ کار ٹیکس پیئر اور ریونیو دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ The third thing is the third party data and taxpayer outreach. اس کے ساتھ تھرڈ پارٹیز اور FBR کے سینٹرل ڈیٹا کے ساتھ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا شیئر کرتی رہیں گی۔ یہ ڈیٹا افسران کی نگرانی میں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم میں پروسیس ہوگا۔ جائیداد کی رجسٹری کا ڈیٹا، گاڑیوں کے رجسٹریشن کا ڈیٹا، بینک ڈیٹا، یوٹیلیٹی ریکارڈ کو یکجا کر کے ٹیکس پیئرز رسک پروفائل تیار کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ FBR کو یہ اندازہ لگانے کی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اپنا گوشوارہ درست جمع نہیں کرا رہا ہے۔ اسے کسی خفیہ معلومات یا شکایت یا موقع پر معائنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ڈیٹا میں کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت بہت سی صنعتی شعبوں میں ریئل ٹائم پروڈکشن مانیٹرنگ پروگرام فعال ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہر اس شعبے کو پروڈکشن مانیٹرنگ کے تحت لایا گیا ہے جس کی ریونیو پوٹینشل کو صحیح طور پر جانچا جا سکتا ہے اور جس کی غلط بیانی کی نشاندہی کرنا اور اسے ٹھیک کرنا ممکن ہو۔ ڈیجیٹل انوائسنگ نیٹ ورک پہ بھی پوری سپلائی چین میں ایسی شفاف دونوں پروگراموں کا دائرہ کار مزید شعبوں تک وسیع کیا جائے گا۔ یہ اقدامات بنیادی اہمیت کے حامل اور کارآمد ہیں جن پر پائیدار اضافے کا انحصار ہے۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس کے اصلاحی اقدامات کے پس منظر میں بھی یہی اصول کار فرما ہیں جو انکم ٹیکس اصلاحات میں اپنائے گئے ہیں۔ اب میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اقدام جعل سازی کے خلاف ہے۔ ہم پیٹرولیم بیسڈ سالونٹس جن میں سفید اسپرٹ، پیٹرولیم نیفتا اور منرل ٹاپین آئل شامل ہیں، اسے 80 روپے فی لیٹر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ یہ اشیاء پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے دائرے سے باہر آتی ہیں لیکن انہیں تیل میں ملاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملاوٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں صارفین کی گاڑیاں اور مشینری خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی مصنوعی فروخت کرنے والے دیانتدار تاجروں کو ایسے بددیانت تاجروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو ملاوٹ شدہ تیل فروخت کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا اقدام معاشی بوجھ کی تقسیم سے متعلق ہے۔ ہم درآمد کرنے والی جو گاڑیاں درآمد ہوتی ہیں اس میں 2000 cc سے بڑی اور 3000 cc تک کی SUVs پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ 3000 cc سے بڑی گاڑیوں پہ بھی ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری EV پر بھی ہوگا۔ اس کے جو ایگزیکٹ ریٹس ہیں وہ ہم بعد میں اس کو اناؤنس کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس ضمن میں ایک اور ریلیف میجر کے تحت بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ کے لیے کوئی رعایت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان اپنا معیشت کو درکار سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے ایک پرکشش ملک بن سکے جو ہماری اقتصادی پالیسی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، آٹو سیکٹر ہماری معیشت کے اہم شعبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہم شعبے کی ترقی کے لیے گزشتہ ایک دہائی میں ترقیاتی پالیسی متعارف کروائی گئی جس سے صنعت کو فروغ ملا اور ملک میں وہی ایمز اسمبلرز کی تعداد بڑھ کر 118 ہو گئی۔ ان میں ٹریکٹرز، موٹر سائیکل، مسافر گاڑیاں اور کمرشل گاڑیوں کے مینوفیکچر شامل ہیں۔ نئی مینوفیکچرنگ پلانٹس اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں سرمایہ کاری ہوئی ہے۔
جس سے اس شعبے میں مسابقت بڑھی ہے اور شعبے میں ماڈرنائزیشن ہوئی ہے۔ اس وقت ایک نئی آٹو سیکٹر پالیسی وزیر اعظم پاکستان کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے، جس کی تفصیلات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ البتہ میں اس چیز کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک موٹر سائیکلز، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا۔ اس سلسلے میں درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکوں پر بھی 1% سیلز ٹیکس کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ ان سہولیات سے انتہائی مہنگی الیکٹرک گاڑیاں فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ صحت کی سہولیات کی منصفانہ فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے۔ کینسر جیسی موذی امراض کی وجہ سے پاکستانی خاندانوں پر پڑنے والی شدید مالی اور جذباتی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ایک نپی تلی اور مؤثر علاج کی سہولت متعارف کرا رہے ہیں۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال ہونے والے 100 سے زائد اقسام کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے جدید اور خلوصی علاج زیادہ سہل اور قابل رسائی ممکن بنانا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ملکی کی صنعتوں کو گلوبل ویلیو چینز میں شامل کرنے اور کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے کے لیے پچھلے سال ایک جامع نیشنل ٹیرف پالیسی کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا۔ ٹیرف پالیسی بورڈ نے ٹیرف کے ڈھانچے کو سادہ بنانے اور تدریجی ٹیرف سسٹم کی طرف منتقلی کے حکومتی عزم کے تسلسل میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد خام مال اور متعلقہ اشیاء کی ایک بڑی تعداد پر کسٹمز ڈیوٹی، اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی کی ہے۔ ڈیوٹیز میں اس کمی کی وجہ سے برآمدی شعبے، کیمیکل سیکٹر اور خاص طور پہ چھوٹے کاروبار یعنی کہ ایس ایم ایز کو انپورٹ کی لاگت میں براہ راست یا بالواسطہ کی صورت میں ریلیف ملے گا۔ جناب اسپیکر، یہ حکمت عملی پاکستان کی اس وسیع تر پالیسی کا تسلسل ہے، جس کا مقصد برآمدات کو فروغ دینا ہے تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر مستقل بنیادوں پر گامزن ہو سکے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، جس کا ہمیں ادراک ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ ہم نے ان سیلری سلیبز کو نیچے کیا ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ لیکن انہی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام پر اس معزز ایوان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں اعلان کردہ تجاویز خصوصاً ٹیکس ریلیف اقدامات، انرجی کی قیمتوں میں کمی اور دیگر اقدامات معیشت کے کلیدی شعبوں جیسے زراعت، معدنیات و کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اے آئی اینڈ ٹیک ڈریونس جو صنعتیں ہیں ان کو فروغ دیں گے، جس سے معاشی ترقی کا پہیہ چلے گا اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ہم نے اس ترقی کے حصول کے لیے بنیادی لوازمات مہیا کیے ہیں۔ These are all enablers towards that journey from stabilization to sustainable growth۔ ہماری معیشت پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہیں الحمدللہ، ہماری منڈیاں رواں ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ سرمایہ کاری اور شراکت کے رشتے استوار کر رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ ایک مشکل اور کٹھن سفر تھا جسے ہم نے قومی جذبے اور ہماری قیادت کی قوت ارادی اور دور اندیشی سے طے کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ استحکام کبھی بھی ہماری منزل نہیں تھی، یہ ہمارے سفر کا آغاز تھا۔ ہمارا یہ سفر نئے یقین اور ولولے کے ساتھ جاری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے بجٹ اقدامات اس سفر کو مزید تقویت دیں گے and we will move towards sustainable growth۔ جناب اسپیکر، ترقی کا مطلب صرف اعداد و شمار کا بڑھانا نہیں ہے،
तरक्की का असल मतलब वो है जो हर घर के दस्तरखान तक, हर किसान के खेत तक, हर कारोबार के काउंटर तक और हर नौजवान के रोज़गार तक पहुँचे। इसीलिए इस हुकूमत का अज़्म सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि एक वसील बुनियाद, पायदार और मुनसिफाना तरक्की का हसूल है, जिसके समरात मुल्क के हर इलाके और हर तबके तक यकसा तौर पर पहुँचे। ये बजट इसी जामा तरक्की के हसूल की जानब एक संजीदा कदम है। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में इस ऐवान के फ्लोर से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत को सराहना चाहता हूँ, जिनकी सरपरस्ती, ज़ाती लगन और रहनुमाई में हमने मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तय किया। मैं हमारी अस्करी क़ियादत बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी क़ियादत ने दफ़ाए वतन को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मैं अपने सारे जो कैबिनेट कॉलीग्स हैं, DPM हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके एंड देन आई वुड आल्सो से कि जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका मैं बहुत ममनून हूँ, जिनकी हमायत हमें हर मुश्किल मौके पर हासिल रही। मैं अपोजिशन के मोअज़्ज़ज़ अरकान जो इस वक्त मौजूद नहीं है पर उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी मुखसलाना तनकीद ने हमें मज़ीद मेहनत का जज्बा अता किया। यहाँ मैं तमाम सूबाई हुकूमतों के जज्बा ताउन और इसार को भी सराहूँगा, जिनकी बदौलत हमने मुल्क के स्ट्रेटेजिक अहदाफ की तकमील की जानब बढ़ेंगे। हमारी इस तमाम तर काविश और मेहनत का मकसद यही है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ और उन्हें वो तमाम सहूलतें और आसानियाँ फराहम कर सकें जिनके वो मुस्तहिक हैं। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस शेर पर करना चाहता हूँ, जो इस कौम की रूह का अब्दी इजहार है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रगई से ज़ाती। पाकिस्तान जिंदाबाद।